नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां बोतल में पेट्रोल नहीं देने की मामूली बात पर कुछ युवकों ने एक महिला के साथ में मिलकर कन्हैया फिलिंग स्टेशन के कांच तोड़ दिए और वहां से कर्मचारियों से जमकर मारपीट की गई है। जानकारी के मुताबिक ये युवक बोतल में पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा था, जहां पर मौजूद कर्मचारी ने बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस पर युवक इतना आक्रोशित हो गया कि कर्मचारी से बहस करने लगा और थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ आकर मारपीट करने लगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने भी अंबा माता थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। के अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा संकुल पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्ति अधिकारियों की टालम टोल के कारण अटकी हुई है और इससे पहले करीब 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है और बाकी बचे 3 से 4,000 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति में है। अभ्यर्थियों को पहले कहा गया कि आचार संहिता लगने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन आचार संहिता चुनाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी अभ्यर्थियों को चक्कर लगवा रही है। प्रतापगढ़ में जिला बार एसोसिएशन के लिए आगामी 8 दिसंबर को मतदान होना है। 5 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 260 वकील भाग लेंगे, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बताया चले निर्वाचन अधिकारी अशोक राठौड़ ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन की 2024 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए बुधवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। राठौड़ ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 4 उपाध्यक्ष सचिव, सह सचिव और पुस्तकालय सचिव के लिए 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्ष 2024 के बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ के जो चुनाव होने वाले हैं वो 8/12/2024 को होंगे, जो कि माननीय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा निर्धारित समय है 8/12/2023 उसी दिनांक को चुनाव होंगे। इसी लाइट में प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 1/12/2023 को सभी प्रत्याशियों ने आवेदन भरे और 2/12 सभी जिन प्रत्याशियों ने अपने अपने नाम वापस लिए, उसके नाम वापसी की दिनांक रही है आज की तारीख में। कल 8/12/2023 को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 4 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, 2 उपाध्यक्ष पद के लिए, 2 सचिव के लिए, 2 सह सचिव के लिए और 2 पुस्तकालय सचिव के लिए। एक कोषाध्यक्ष पद जो है उस पर निर्विरोध हुआ है, जिसके सामने जो एक बंदा आया था उसने अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, जिसके निर्विरोध की घोषणा भी हम 8/12/2024 के बाद मतगणना की जाएगी। जो चुनाव होने वाले हैं वो वर्ष 2000। प्रदेश के अजमेर जिले की पहली बार अरछोड़दास बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर 17 दिसंबर से 17 मार्च तक अजमेर के पुष्कर में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में 1 से 100 साल तक की उम्र के लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा सकते हैं। चैरिटेबल के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रवीण भाई वसाड़ी ने बताया कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर स्थल में आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर दूसरे दिन सुबह ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान मरीज और साथ में परिजन के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था संस्था की ओर से निःशुल्क दी जाएगी। श्री रणछोड़दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा ये महाशिविर, ऐतिहासिक महाशिविर पुष्कर में लगती है। 17 दिसंबर से लेके 17 मार्च 3 महीना लगातार रहेगा। रविवार को भी चालू है। ये ऑपरेशन फेको मशीन से, लेजर से, बिना चीर फाड़ वाला अच्छा वाला लेंस डाल के किया जाता है। ये ऑपरेशन भारत में कोई शिविर तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा शिविर बहुत कम रहती है। हमारी संस्था ही करती है, एनजीओ। तो ये ऑपरेशन कम से कम 20,000 का खर्चा लगता है बाहर जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालना में सीजीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी मामले में 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वसूला है। विधानसभा चुनाव का फायदा उठाते हुए प्रदेश से अवैध रूप से माल परिवहन किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग राजस्थान की तैनात टीमों की सतर्कता से 145 ट्रकों में सीजीएसटी विभाग ने कार्रवाई कर जुर्माना समेत 10 करोड़ रुपए की राशि वसूल की है। सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सीजीएसटी विभाग ने प्रदेश सीमा समेत हाईवे पर तैनात टीमों की सहायता से टैक्स चोरी से अवैध माल को परिवहन होने से रोकने में बड़ी कार्रवाई की थी। हमने चुनाव के दौरान जो अपनी नाकाबंदी थी वो हमने बढ़ाई थी। सामान्यतः हम लोग डेटा एनालिसिस के बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन हमने इस दौरान सड़क पर नाकेबंदी की, उसके
जो परिणाम हुए हैं वो बड़े उत्साहजनक रहे हैं। हमने 145 मामलों में हमने गाड़ियां पकड़ी और हमने लगभग 10 करोड़ रुपये का जो राजस्व है वो उनसे उगाया है। और ये पाया कि पान मसाला, तंबाकू, आयरन लोहे का स्क्रैप, बीटल नट, सुपारी, टाइल्स, ग्रेनाइट वगैरह ये कुछ कमोडिटीज़ हैं जो बिना ड्यूटी पेमेंट के चल रही थी। और हम ये समझते हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है इसका प्रभाव हमारे रेवेन्यू पे भी उसके अंदर दिखाई देगा। हमें और भी इसके लाभ हुए हैं। हमको और इंटेलिजेंस जो है वो आ रही हैं, जो कर चोरी हो रही है और कुछ कर चोरों ने भी कुछ बदलाव ऐसा लगता है कि किए हैं और हम उसके ऊपर अब हम एक नई रणनीति तैयार करके उसके हिसाब से हम आगे। खबर झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के मंडी चौराहे का है, जहां 2 युवक स्टंट करते पाए गए। युवकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों का वाहन भी जब्त कर लिया। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक रेलवे कर्मचारी का अपहरण कर लिया और परिवार वालों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बदमाश कई घंटे तक रेलवे कर्मचारी को शहर में घुमाते रहे। इस दौरान रेलवे कर्मचारी महेश मीणा और बदमाशों के बीच छीना झपटी भी हुई। बदमाश कई घंटे बाद रेलवे कर्मचारी महेश मीणा को बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले की जांच में जुट गई है। ड्यूटी पे तो 2-4 लड़के आए और उन्होंने मेरे को रोका। तो रोकने के बाद मुझे बिठा के और गाड़ी में ले गए और मुझे कुछ ऐसे पैसों की डिमांड रखी। मैं उनको पहले से कुछ नहीं जानता था। बस यही कहूँगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं रिटायर्ड एडिशनल एसपी हूँ, पीडी मीणा नाम है। सुबह ही मेरे को 7 बजे सूचना मिली, तुरंत कंट्रोल को फ़ोन किया। पुलिस कोटा की एक्टिव हुई और पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी और उसकी दबाव में आकर के इनको है ना जो अपहरणकर्ता रास्ते में छोड़ गए, क्योंकि जगह जगह नाकाबंदी कर दी थी पुलिस ने। ये महेश मीणा है, सन ऑफ गेंदूलाल मीणा, और यहाँ रेलवे कॉलोनी थाने क्षेत्र में के रहने वाले हैं, नाटुंडा के। और ये रेलवे में जॉब करते हैं। सुबह 6:30 बजे जा रहे थे अपने जॉब पर, तो एक सफ़ेद रंग की VDI आई थी जो इनको 3-4 लड़के थे, उनको ये इनकी गाड़ी से उतार कर स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, और वो उसको उनको जबरन बैठा के ले गए। फिर इनसे कुछ रैंसम मांगा, पैसे मांगे, और इनके पास अभी उस वक्त ना तो ATM में उपलब्ध थे, ना इनके पास था पैसे थे। इस कारण इनको थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके और फिर 1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास इनको छोड़ दिया। और ये रेलवे ब्रिज है अपने बैराज, इसके आसपास इनको छोड़ा, तो फिर वहाँ से ये थाने पे आ गए और अब इनसे हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां पर सिट्रस फ्रूट्स और नींबू की उन्नत किस्मों को लेकर वैज्ञानिक सम्मेलन की प्रदर्शनी लगाई गई है। विकसित नींबू वर्ग के फलों की उन्नत किस्में और उत्पादन तकनीकी को अपनाकर किसान अधिक उत्पादन ले सकते हैं। रेजी, किन्नो और फ्रेमंटो किस्मों की ये किस्म ताचले पैक्टिनिफेरा मूल वृणम पर सघन जांच रोपण, अच्छी फल और गुणवत्ता, रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता की दृष्टि से उत्तम पाई गई है। प्रदर्शनी में सह किसान वैज्ञानिक संवाद का आयोजन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में किया गया है। बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में सिट्रस फ्रूट पर आयोजित किसान वैज्ञानिक सम्मेलन और प्रदर्शनी का जायजा लिया बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने। संतरा, किन्नू और तमाम तरह के सिट्रस फ्रूट्स की वैरायटी, एक तरह से कहा जा सकता है कि मरुनगरी बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में एक तरह से लगाए भी गए हैं। तमाम तरह की वैरायटीज यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि और ये देखिए, एक तरह से संतरे का ही आसपास का ये है। और ये है, देखिए इसमें नाम, ये CIH का ये कुछ कोड लिखे हुए हैं। ये देखिए किन्नू है, और ये भी आपको बताना चाहेंगे हम, नागपुर का संतरा है, जो कि यहाँ बीकानेर की इस मरुभूमि में रेतीले धोरों पे
यहाँ पर लगाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो आप जो यहाँ वैरायटीज जो देख रहे हैं, ये तमाम तरह की जो किन्नू की वैरायटीज है और अलग-अलग तरह के किन्नूज हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक शानदार वैरायटीज कही जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश राणे, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के निदेशक भी हैं। ये सब कुछ क्या कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? आज के दिन मैंड्रीन के टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए हमने कुछ कृषक किसान लोगों को बुलाया था। जब हम सिट्रस या बात करते हैं तो इसमें मैंड्रीन, किनो और डाइसी, ये सारे एक ही जैसे लगने वाले फल यहाँ पे है। हालांकि मरुभूमि में ये काफी समय से ये सब कुछ लगाए जा रहे हैं और सक्सेस भी मिली है किसान को। अब क्या और गुणवत्ता भरे हुए पौधे बन पाएंगे, फल बन पाएंगे? बिल्कुल, इसमें जो है किनो की तरफ ही लोगों का लक्ष्य आकर्षित किया गया था, लेकिन किनो के साथ डाइसी, ओरी और दूसरे जो किनो जैसे जो लगने वाले जो फल है, उसके बारे में भी हम प्रचार मैंडरिन की अगर बात कर रहे हैं, मैंडरिन डे की बात कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं क्या-क्या विकल्प किसान के लिए हम दे सकते हैं, उसी का जो विषय का चर्चा। हमने यहाँ पे 76 वैरायटीज हमारे पास सिट्रस की है, जिनमें 25 वैरायटी हमारे पास मैंडरिन्स और इसकी स्वीट ऑरेंज की हैं। हमारे पास 10-12 इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइम लेमन्स हैं और फिर हमारे खुद के जर्मप्लाज्म हैं, जो इस बार हम 3 वैरायटियाँ यहाँ से रिलीज करेंगे। हम देखा है कि यहाँ पे जो स्वीट ऑरेंज है, इंडियन मार्केट में जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, वो हरी जो मौसम्बी आती है उसी का ही रहता है। तो जो इन नेचुरल हमारे एरिड रीजन में जो मौसम्बी है, अक्टूबर के बाद में पीली होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद किसान को रेट नहीं मिलती है। और जो हमारा किन्नू आता है वो जनवरी में आता है, तो नवंबर-दिसंबर का महीना मार्केट में एरिड जोन से कुछ फ्रूट नहीं आते हैं, तो हमने कुछ ऐसी वैरायटियाँ आइडेंटिफाई की है जो हमारे सिलेक्शंस है, बर्ड म्यूटेशंस हैं, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी ग्रीन स्टेज में राउंड द ईयर, मतलब आपका अगस्त से लेके जनवरी तक हम स्वीट ऑरेंज की मार्केट में फ्रूट्स अवेलेबल कराएंगे। फ्रूट शुरू हो जाते हैं और जुलाई अगस्त तक वो चलते हैं। तो हम से कहा जा सकता है कि एक यहाँ पर उन्नत किस्म का ये किस तरह से सिट्रस फ्रूट दिया जाए, उस पर चर्चा यहाँ पर हुई और बीकानेर में लहलहा रही है। वाले समय में और अच्छे प्रोडक्ट इस और किसान को मुनाफा हो पाएगा कि कैसे बीकानेर। बढ़ेंगे आगे। डिडवाना जिले के कुनकुरा कस्बे में बीती रात नागालैंड निवासी एक किशोरी खुम्बेरो ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किशोरी जिस किराए के मकान में रहती थी, उसमें ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका अपनी बहन के साथ यहाँ पढ़ाई करती थी और उसकी बहन इन दिनों अपने नागालैंड के दीमापुर स्थित गाँव कुकी दोलान गई हुई थी। इस दौरान किशोरी खेमुना ने परीक्षा के तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। अनूपगढ़ में विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती संतोष बावरी ने अपने कार्यालय में बीजेपी की बैठक ली। बैठक में हार पर बोलते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। इस दौरान उन्होंने चुनाव के बीजेपी को जीत दिलाने में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नए उत्साह के साथ आगे बढ़कर क्षेत्र के विकास और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन 22 दिसंबर से होने जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए उत्तर पूर्वी भारत की कला और संस्कृति को दिखाया जाएगा। फेस्टिवल के सीईओ श्याम करण महंतो ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अपने 11वें संस्करण के लिए तैयार हो रहा है, जो क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति, स्वादिष्ट व्यंजनों और कलात्मक कौशल के जीवंत प्रदर्शन का वादा करता है। इस महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर के शामिल होने की भी उम्मीद है। 2013-14 से शुरू हुआ था। दिल्ली का सबसे जनप्रिय फेस्टिवल में एक है। वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रोडक्ट इसमें आएगा, हैंडलूम प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड का। दिल्ली का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल यही होता है। एवरी ईयर दिल्ली का सबसे बड़ा 60 फूड स्टॉल होता है इसमें। वो 40 स्टॉल्स आएगा नॉर्थ ईस्ट का कुजीन्स का और 20 स्टॉल आएगा दिल्ली का वेरियस फूड आएगा इसमें। इसमें एग्जीबिशन होता है। इसमें कुछ 350 फोक डांसर्स परफॉर्म करता है। इसमें एक बड़ा आर्ट का एक बड़ा एग्जीबिशन होता है और इसमें इवनिंग बड़ा एक म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, जिसमें इस बार आकर्षण है पापोन, बॉलीवुड सिंगर पापोन आ रहा है। इस बार श्रुति हसन, जो तमिल कमल हसन का बेटी, फेमस एक्ट्रेस, वो बड़ा बैंड भी है उसका, वो लोग परफॉर्म करेगा।
और इस बार जुबिन गार्ग आएगा और एक के आप जानते हैं फेमस सिंगर के टीम इसमें परफॉर्म करेगा, ट्रिब्यूट टू के। इस बार हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं के का 1 साल के बाद, उसका देहांत के बाद। तो म्यूजिकल होगा, फैशन शो, एक बड़ा फैशन शो होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब सीएम पर मंथन किया जा रहा है। सीएम की रेस में वैसे तो कई नेताओं का नाम आगे चल रहा है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दिल्ली पहुंचने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजस्थान के लिए सीएम पद पर सस्पेंस के बीच हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने भीम विधानसभा से बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत से खास बातचीत की। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और सारी जद्दोजहद जो अब चल रही है वो मुख्यमंत्री के फेस को लेकर चल रही है कि आखिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा। और इसी को लेकर आज राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तमाम बड़े छोटे विधायक, नेता सब लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी राय वो रख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, लेकिन अगर प्रमुख नामों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ का नाम भी सामने आ रहा है, दिया कुमारी जी का नाम सामने आ रहा है। नाम तो खैर कई हैं, लेकिन अभी सिर्फ कयासों का दौर जारी है। और तमाम नेताओं से, तमाम जीते हुए विधायकों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो उसी फैसले के साथ में रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आगे की इस यात्रा को जारी रखेंगे। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं भीम से 5वीं बार जीत कर आए विधायक हरि सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आप 4 बार के विधायक आप रह चुके हैं, इस बार फिर से आप जीते हैं और आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो क्या वो प्रमुख मुद्दे थे आपकी विधानसभा सीट में? हमारे प्रमुख मुद्दे तो देखो, राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब ने ऐसा आतंक मचवाया अपने विधायकों से कि हर विधानसभा में भय, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जितने माफिया सब उनको प्रोत्साहन देके इतने लोगों को परेशान किए कि पूरी राजस्थान की जनता हाय त्राय करने लगी, जिसका नतीजा है कि जिस समय आया तो उन्होंने परिवर्तन कर दिया। हरि सिंह जी, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि अब जो जद्दोजहद जो चल रही है वो चल रही है मुख्यमंत्री के फेस को लेके। आपको भी वसुंधरा राजे जी का समर्थक माना जाता है और जाहिर सी बात है विधायकों की भी राय ली जाती है, विधायकों की बैठक होती है कि आपकी क्या क्या राय है मुख्यमंत्री को लेके। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी मुख्यमंत्री चेहरे को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, मुख्यमंत्री चेहरे की बात करते तो वैसे देखिए, वसुंधरा जी हमारे 2 बार सीएम रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और जाना माना चेहरा भी है, राजस्थान में सर्वप्रिय नेता भी है। लेकिन जो केंद्र नेतृत्व जो डिसीजन लेगा हम उसके ऊपर हम चलेंगे, उस पर अमल करेंगे। फिर भी मतलब आपके हिसाब से वसुंधरा जी को बनाना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए केंद्र नेतृत्व जो डिसाइड करे उस पर। अब हम इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हम तो जो हम पार्टी के सच्चे सिपाही है, जो पार्टी डिसीजन करेगी उसी ट्रैक पे हम चलेंगे। बिल्कुल। रावत जी, एक और आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से आज लगभग 3 दिन होने वाले हैं और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है और इस आरोपों को कांग्रेस जोड़ रही है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या को लेकर। उनका कहना है कि भाजपा ने सरकार बनाने में देरी करी है और इसी वजह से अपराधी निरंकुश होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सरकार नहीं है। ना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो देखो हमेशा चला ही आ रहा है और अभी तो धीरे धीरे में देखो ये राजस्थान में गहलोत सरकार में इतनी हत्या हुई है, इतनी लूट खसोट, इतने मतलब बलात्कार, मतलब क्या क्या इस सरकार में नहीं हुए। तो ये तो आम बात है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये तो आज जो भी ये हत्या हुई है, ये मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। ये होना नहीं चाहिए। ये एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम, और अगर इस प्रकार से अगर यह होता तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सरकार के लिए और हम सबके लिए एक अभिशाप है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के परिवार की तरफ से कल जो एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है उसमें बाकायदा उसमें ये लिखा हुआ है और गोगामेड़ी साहब खुद कई मर्तबा कई मंचों से ये कह चुके थे कि लगातार 3 से 4 साल से वो सुरक्षा के लिए वो मांग कर रहे थे और पंजाब पुलिस से यहाँ पर राजस्थान पुलिस के पास में एक लेटर भी आया था कि इनकी जान को खतरा है, उसके बाद भी इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। मैं तो इसके लिए इसको राज्य सरकार और गहलोत सरकार को दोषी मानता हूं कि जब इन्होंने 3 बार बोल दिया कि साहब मेरे साथ कोई कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, तो इनका पुलिस प्रशासन का और सरकार का दायित्व बनता है कि इनको तत्काल प्रोटेक्शन देना चाहिए था। और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और जो भी राज्य सरकार ने जो मैं इसकी निंदा भी करता हूं और जो पुलिस प्रशासन ने भी जो कोताही बरती है इसके लिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। और जो भी इसमें दोषी उनको बिल्कुल इनको न्याय मिलते हुए इनको दोषियों को इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ हरि सिंह रावत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम फेस को लेके जब इनसे बात की, इनका कहना है कि भाई वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर
कई विधायक मोहर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी का एक मत से यही कहना है कि आला कमान जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी प्रकरण पर इनका साफ तौर पर कहना है कि ये भारी लापरवाही गहलोत सरकार की तरफ से की गई। इतनी बार बोलने के बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद लगातार सीएम पद के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन चुनाव में प्रबंधन समिति की भूमिका अहम रही है। पार्टी की रणनीति और टीम वर्क की बदौलत इस चुनाव में बहुमत से ज्यादा सीटों पर बीजेपी विजयी रही है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचवारिया से खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है और कहीं ना कहीं इस जीत के पीछे कई ऐसे चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया जी हमारे साथ हैं। सर, बखूबी आपने प्रबंध किया और बीजेपी वापस सत्ता में आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सारा का श्रेय अगर हमारी भाजपा टीम को जाता है। टीम राजस्थान भाजपा ने सबने मिल बैठ करके और इसकी प्लानिंग की। ये कोई प्लानिंग अभी जस्ट हो गई हो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की हमारी संगठनात्मक टीम ने, हमारे नेताओं ने सारी योजना बनाकर और काम किया। उसी की परिणति है कि आज जनता का विश्वास हमने जीता है, जनता ने समर्थन दिया है और हम स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, चुनाव का तो आपने प्रबंध कर लिया, अब सीएम का प्रबंध करना बाकी है। ये तो स्वतः प्रक्रिया भाई। जब चुनाव का प्रबंधन हमने किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता के प्रतिनिधि जो हमारे विधायक बने हैं वो सारे मिल बैठकर और विधायक दल की हमारी बैठक होगी। उस बैठक के अंदर सर्वसम्मति से सबसे चर्चा करने के बाद में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्देशानुसार और हमारा सीएम घोषित हो जाएगा और वो शपथ ले लेंगे। 2 बार की सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी के वहाँ पर कई विधायक वहाँ पर गए हैं, आज भी गए हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और हमारे प्रत्याशी विधायक कल यहाँ भी आए, वहाँ भी गए। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, हमारी नेता है। इसमें कहने की क्या बात है, वो तो है, जाते हैं, जाना चाहिए। और दूसरे में अधिकांश विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, आप देखें जैसे कोई चुनाव चल रहा है, हमारे विधायकगण धन्यवाद यात्रा लेके डोर तक, द्वार तक और क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं। उसी की परिणति आप देख रहे होंगे। तो उसी का मैंने सोशल मीडिया तो पूरा आज भरा हुआ था, उसके अंदर का हमारे विधायकगण जनता के पास जा रहे हैं पुनः धन्यवाद देने के लिए। वो भी काम चल रहा है और फिर जब भी बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। कब तक नाम आ जाएगा? ये अभी कोई तारीख तय नहीं है। तारीख तय होते हम आप लोगों के माध्यम से सबको जानकारी तुरंत देंगे। जैसे ही सूचना आएगी हम बताएंगे। हमारे साथ नारायण पंचारी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद में सीएम फेस की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और तमाम विधायकों की राय लेने के बाद ही इसकी घोषणा होगी। और वसुंधरा जी के खेमे में जाने वाले विधायकों के बारे में इनका साफ तौर पर कहना है कि वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, उनसे लोग मिलने जा रहे हैं, उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के विद्रोह की कोई बात नहीं है और बहुत जल्द सीएम के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जीते हुए विधायक अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। हवा महल से जीत कर आए विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जीत के बाद पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद उनका पहला काम पीएम के सपनों को पूरा करते हुए सबका साथ सबका विकास को साकार करना है। इन्हीं सबको लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं और जैसा कि सबको विदित है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य पहले दिन से ही एक्टिव मोड में आ चुके थे। स्वामी जी, वो दिन भी हमने देखा जब आप प्रत्याशी नहीं थे, तब भी आप एक्टिव थे। आप परकोटे की तमाम जो समस्याएं हैं, टूरिस्टों की हो, मंदिरों की हो या अतिक्रमण की हो, आप तब भी एक्टिव थे और आप जीतने के बाद भी आप एक्टिव मोड में नजर आए। अब आगे आपके क्या प्लान है? शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, सबको साथ रख के चलना है, सबका विश्वास जीतना है, सबका विकास करना है, बिना किसी भेदभाव के यहाँ विकास करना है। और यहाँ पर शहर में पूरी विधानसभाओं में हमें जो हमारा अपराकाशी, जो प्राचीन यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की सुंदरता थी, भव्यता थी, पूरी देश और दुनिया में जाना जाता था, उसको वापस से हमें बनाना है। हमारे इस विधानसभा में पार्कों की दुर्दशा है, उन्हें सुंदर बनाना है। स्पोर्ट्स एकेडमी तैयार करनी है, वो है नहीं हमारे यहाँ।
और कुछ यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, सरकारी विद्यालयों को अच्छा करना है और बनाना है, साथ में शहर को सुंदर बनाने के में जो भी योजनाएं हैं उनको लाना है। स्मार्ट सिटी का करोड़ों अरबों रुपये आया था, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ लगाया, कुछ नहीं पता। आप पूछेंगे अधिकारियों से, वो यहाँ लगना था, इससे शहर सुंदर होता। यहाँ पदमार्ग नहीं बचा, उसको तैयार करना है। पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है। शहर में जाम है, तो जाम को ठीक करना है, सुव्यवस्थित ट्रैफिक चले। टूरिज़्म हमारा ख़त्म हो गया, तो टूरिज़्म बढ़ाना है। और हमारी यहाँ की जो व्यवसाय हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़े का काम है, यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसकी वजह से पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आया करते थे, उनको डेवलप करना है। वो बंद से ख़त्म की कगार पर है और तेज़ गति से शहर के लोग शहर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो वो कारण क्या है वो देखना है, और वो यहाँ छोड़े नहीं, यहाँ रहें शहर के निवासी। उसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है। माताओं बहनों की सुरक्षा 5 साल नहीं होने से यहाँ पे चैन टूटना, पर्स छिनना, ये बहुत आम बात थी। दुष्कर्म के मामले होना, और यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं थी। ना अधिकारी, ना मंत्री, ना एमएलए, सब लोग कहीं ना कहीं अहंकार में डूबे थे और 5 साल तक अखंड इनका भ्रष्टाचार चल रहा था। उसके प्रमाण सबको पता है। 19 बार बच्चों के भविष्य खराब हुआ। माताओं बहनों के जिस प्रकार से यहाँ दुष्कर्म के मामले हुए, औसतन 26 मामले रोज आए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले हुए, उनको काटा गया, भट्टी में जलाया गया। तो बहुत बुरी स्थिति में था ये प्रदेश, और अब ये स्थिति हो गई कि अब जाते जाते भी कर्जे में दूसरे नंबर पर इस प्रदेश को छोड़ दिया गया। और इस दुर्दशा का करने की जिम्मेदार कांग्रेस गवर्नमेंट रही। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न सबका साथ लेना है, सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है, बिना किसी भेदभाव के करना है। उन सभी कामों को लेकर अब हमें तैयारी है हमारी। बस हमारा नियम अनुरूप काम जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग पूर्णतः एक्टिव होकर शहर को भव्य सुंदर बनाने में, शहर की पहचान अपराकाशी और पेरिस के रूप में रही है, उसे वापस लाने में हम लोग जुड़ जाएंगे। हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो शहर की सुंदरता जो पहले हुआ करती थी, उसी सुंदरता को वापस बरकरार रखने में जो भी हमसे बन पाएगा वो तमाम चीज़ें करेंगे। और जाहिर सी बात है, इस मिशन पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी पहले ही दिन से लगे हुए हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में बीजेपी ने 115 जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। सत्ता पाने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी सहित कई नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि सीएम के नाम पर अंतिम फैसला बीजेपी हाईकमान ही करेगा। हमारे ये है कि ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में। उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है। तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। और ये निर्णय तो पहले भाई किसी के सामने आता नहीं। हाँ, कयास लगा रहे, कोई देखता ये आएगा। हर समय आपके पास नई सूचना आएगी। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और बीजेपी ने 115 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ी जो पसोपेश है, जो उधेड़-बुन है, अब वो सिर्फ एक ही चीज़ की बची है कि राजस्थान से बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा। लाइन में अगर हम बात करें तो कई नाम चल रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नामों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का नाम तो शामिल है ही सही, और साथ ही साथ हम बता दें कुछ और नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें से बीजेपी के कद्दावर नेता और 2 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में सहयोग करने वाले ओम माथुर जी, गुजरात सरकार सहयोग करने वाले में ओम माथुर जी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, और कहीं ना कहीं नामों की जो फहरिस्त चल निकली है, जो कयासों का जो बाजार गर्म है, उस कयास में कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया जी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि
आखिरकार जो मैराथन बैठक जो दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में चल रही है, लगातार यहाँ से कई नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया है और सीएम फेस के ऊपर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। और इसी मंथन के दौर में जो प्रमुख रूप से जो 4 नाम जो कहीं ना कहीं तमाम मीडिया में जो घूम रहे हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक जिन 4 नामों पे आखिर ठहर रहे हैं, वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कहीं ना कहीं बीजेपी के इस समय के वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी। इन 4 नामों के इर्द गिर्द ही तमाम मीडिया के अनुमान घूम रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर यह भी है कि तमाम राजनीतिक पंडितों से भी बात की गई और बीजेपी के भी कई नेताओं से बात की गई, तो यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी आलाकमान मन तो बना चुका है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नाम भी उन्होंने लिफाफे में बंद कर दिया है। अब उस लिफाफे को खुलने का समय कब आएगा, इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। और राजनीतिक पंडितों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पंडित इस और भी इशारा कर रहे हैं कि जो नाम अभी तक मीडिया में चल रहे हैं या फिर जिन नामों के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई हो ही नहीं और कोई एक अप्रत्याशित ऐसा चेहरा निकल कर सामने आ जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि जितने भी 115 विधायक जो जीते हैं उनमें से जो बड़े और सक्रिय नेता हैं उनके नाम आ सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम का फेस बनाया जा सकता है जो अभी वर्तमान में विधायक ना हो, और अगर उस ऐसे किसी व्यक्ति का नाम घोषित होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से, जो कि जीती हुई सीट है, वहाँ पर निवर्तमान विधायक को इस्तीफा दिलवाया जाएगा और जो नाम जो जीता नहीं है, जो विधायक नहीं है, उसको वहाँ से लड़ाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज परिणाम आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी की सरकार कब बनेगी, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित होगा, इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास में 7-8 मुख्यमंत्री के नाम है, बीजेपी के अंदर गुटबाजी, और शायद इसीलिए अभी तक नाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट अगर बीजेपी के कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं से, बीजेपी के आला अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं और जो भी फैसला केंद्रीय आलाकमान करेगा वो सबको मंजूर होगा। लेकिन इस जद्दोजहद के बीच एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि नवतेज टीवी नहीं करता है, कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ विधायकों को एक रिजॉर्ट में उन्होंने रोका था, यानी कि बाड़ेबंदी की कोशिश करी थी। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि अभी तक किसी ने करी नहीं है। हालांकि एक विधायक द्वारा इस बारे में बयान भी दिया गया है जो मीडिया में इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन बीजेपी के आला नेताओं से जब हमने बात करी, इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बाड़ेबंदी या इस प्रकार की किसी भी चीज़ से होने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं, जो बड़ी बात है वो यही है कि आखिरकार कब बीजेपी अपने सीएम फेस को उजागर करेगी, कौन होगा वो व्यक्ति जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। तमाम लोग, तमाम ना सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम पार्टियां भी इसी बात का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही हैं और हर नेता जो जीता हुआ है वो भी शायद कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में चुनावी परिणामों ने इस बार काफी चौंकाया है, जहां एक और बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन जीते हुए प्रत्याशियों का जीत का अंतर उतना नहीं रहा जितना अनुमान लगाया गया था। कई पहली बार उतरे प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है तो वहीं कई दिग्गजों को हार मिली है। चौमू से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की और जानी कि उनके मन की बात, और साथ ही यह भी जानने की कि अब उनकी पार्टी में आगे क्या कुछ भूमिका रहेगी। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, वैसे तो हार हुई है लेकिन फिर भी पार्टी की जीत हुई है, पार्टी की जीत को किस प्रकार से देखते हैं? राजस्थान के अंदर पार्टी की जो जीत हुई है, ये जीत इस बात की है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक हुए थे, कर्ज माफी का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, किसानों की जमीन नीलाम हुई है, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हुई है। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों के आधार पर जनता ने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया है और सत्ता बीजेपी के हाथ के अंदर चाबी आ चुकी है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों का बीजेपी समाधान करेगी। जमीनी जो भी मुद्दे थे जो पिछले 4.5-5 साल में जो उठे हैं, जो आपने भी बखूबी उठाए हैं, आपने भी चोमू विधानसभा में पूरी मेहनत आपने भी करी है। अब सरकार बन रही है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो पार्टी तय करेगी वही भूमिका रहेगी, लेकिन मुद्दे जनहित के अभी भी उठाएंगे, उठाते रहे हैं। रही बात मेरे चुनाव की, चुनाव भाग्य का भी होता है और चुनाव समीकरण का भी होता है। जब भाग्य समीकरण अनुकूल नहीं होते तो परिणाम ऐसे आते हैं। सीएम फेस पर क्या कहेंगे? जो संसदीय बोर्ड तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कमल का फूल। ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही हार हुई है, लेकिन जिस प्रकार से पहले मुद्दे वो उठाते रहे थे, आगे भी वो इसको जारी रखेंगे। और सीधी सी बात है, जनता ने पार्टी को मैंडेट दिया है और पार्टी के इस मैंडेट के सहारे राजस्थान में विकास की एक नई बयार बहाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के शुभारंभ की तारीख का ऐलान देश और विदेश में बसे प्रवासी भारतीयों में एक नया उत्साह उत्पन्न कर रहा है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के शुभारंभ के दिन भगवान श्री राम को उनकी कुटिया से निकालकर मंदिर में विराजमान होने की खबर से सभी को बड़ी उत्सुकता है। मंदिर में होने वाली पहली आरती और महायज्ञ में उपयोग होने वाली घी राजस्थान के जोधपुर से भेजा गया है। बता दें, जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला है, जिसका संचालन महर्षि संदीपनी महाराज की ओर से किया जा रहा है। यानी संदीपनी महाराज के स्वागत के लिए संस्था एक पहल निर्माण की ओर से तमाम सदस्यों ने समस्त इंतजाम जयपुर में किए थे। वैसे आपको बता दें, संदीपनी महाराज तो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और इस संस्था के सदस्य संरक्षक आचार्य स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के आशीर्वाद से जयपुर से अयोध्या के लिए आज 3:15 पर रवाना हुए। इस मौके पर संस्था की ओर से राकेश राव, पंकज मिश्रा, राजेश अग्रवाल, शंकर स्वामी, शिखा, रूपचंद वर्मा आदि मौजूद रही। बस रूपी रथ ये रवाना हो रहा है अयोध्या के लिए, और इससे पहले जो जोधपुर से गाय का घी भी रवाना किया गया था। क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा 500 वर्ष का संघर्ष, उसका समापन और राम जन्मभूमि पर विशाल काय राम मंदिर का निर्माण, और अब शुभ अवसर आया, भगवान श्री रामचंद्र भगवान राम जी लला वहाँ 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। और ये सारा श्रेय सम्माननीय आदरणीय राष्ट्रीय संत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, उन्हें श्रेय देता हूं कि उनका प्रयास और हम सबका संघर्ष 500 वर्ष का समाप्ति हुआ और हमें ये ऐतिहासिक क्षण देखने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम सबका गौरव आराध्य हमारे राम जी महाराज जो अब अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं, तो वो उत्सव हम मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान, उसका अध्यक्ष, और साथ में एक पहल हमारी संस्था है जो निरंतर सेवाओं में, जीव सेवाओं में काम करती है, वो पूरा परिवार मिलकर आज अयोध्या के लिए राम रथ जो रवाना हो चुका पूर्व में, जिसमें हमारे गौ माता का घी गया है जोधपुर से, उससे पहली आरती होगी, भगवान का अभिषेक होगा, अखंड दीपक जलेगा। उसी श्रृंखला में अब यहाँ से ये रथ रवाना हो रहा है राम भक्तों के द्वारा, एक पहल संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा, अखिल भारतीय संत समिति के सदस्यों के द्वारा ये उस यात्रा पे पहुँचेगा। और जो वहाँ पर 22 तारीख को उत्सव होने जा रहा है, उससे पूर्व जाकर वहाँ दर्शन भी करेगा और अपनी सेवाएं भी प्रदान करेगा, ताकि उस उत्सव में आपकी, हमारे यहाँ की राजस्थान की उपस्थिति रहे और भगवान राम के उस उत्सव में हमारी भी सेवा लगे। उसी क्रम में आज ये रथ रवाना हो रहा है। उसकी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, और हमारा सौभाग्य है कि हवामहल विधानसभा से, हमारे प्रधान कार्यालय से इस रथ की आज शुरुआत हुई है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम बड़भागी हैं कि भगवान रामचंद्र जी के लिए जो सेवा, रथ और दर्शन के लिए जत्था जा रहा है, वो है हमारे यहाँ से आज जा रहा है। तो उसके लिए हमें खुशी, प्रसन्नता है। मैं कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हवामहल विधानसभा पर राम जी की कृपा रहे, सुख शांति समृद्धि रहे, ये कामना हम भगवान के चरणों में करते हैं। जय श्री राम। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राजस्थान बीजेपी के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी, जो रविवार तक राजस्थान आकर विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल चल रही है। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद तिजारा से विधायक चुने गए महन बालकनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से भी मुलाकात की। वहीं बाबा किरोड़ी की
मेरिट कांग्रेस सपोर्टर वामपंथी जातिवादी तत्वों ने खराब कर दी, जो दिन रात हिंदुत्व को, बीजेपी को और आरएसएस को गाली देते हैं, चुनावों में इस विचार के खिलाफ काम करते हैं और अब जब निर्णय भाजपा के पक्ष में आया है तो अपनी गंदी सोच से एक घटिया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे नेता को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। वहीं मैडम की मेरिट मैडम ने खुद कम कर दी। सीएम बनने की छटपटाहट में अनावश्यक पैंतरेबाजी करके महंत बाबा की मेरिट मीडिया ने खराब कर दी, झूठी हवाबाजी करके। राजनीति में बहरहाल अभी जो कुछ भी चल रहा है उससे हमें 3 सबक ले लेने चाहिए। पहला कि ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए जो आपके नाम पर बट्टा लगा सके, आपकी छवि को फ्रेम कर दे जिससे आप असल में तो दूर हैं। अर्थात जातिवादी नेता होने का ठप्पा, यह सबक बाबा किरोड़ी लाल मीणा के लिए था। दूसरा, किसी पैटर्न यानी बीजेपी में अविवाहित या सन्यासियों को अधिक स्कोप है, इस पैटर्न को पकड़कर इतना उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए जिससे आपके आसपास के लोग उस विचार को इतना व्यापक बना दें कि सारी चर्चा उस धारणा के आसपास ही चले। आशावादी होना बुरा नहीं है, उतावला होना गलत है। यह सबक बाबा बालकनाथ के लिए मीडिया ने जिस तरह से निराधार माहौल बना रखा है, इस नाम का यही माहौल इस नाम को खारिज करवा सकता है। तीसरा, आपको इस मुगलते में नहीं रहना चाहिए कि आप सबसे ताकतवर हैं। अगर यह सच है तो आप अपनी ताकत के साथ या तो पहले ही अपना स्टेटस करवा लेते या फिर अकेले अपनी ताकत का प्रदर्शन करते। जब एक विचार और संगठन में किसी अहम जिम्मेदारी के लिए किसी अहम लड़ाई को लड़ने की योजना बनाई और उस लड़ाई से पहले तय हो चुका है कि लड़ाई जीतने के बाद जिम्मेदारी एक सर्वसमावेशी सर्वप्रिय व्यक्ति को दी जाएगी, जिसका निर्णय फला प्रकार से होगा, फला व्यक्ति द्वारा होगा। लड़ाई जीतने के बाद उस जिम्मेदारी के लिए उस व्यक्ति के चुनाव के प्रोसेस से पहले ही बगावत कर देना, स्टंट या पैंतरेबाजी करना, यह सोचकर कि वो प्रोसेस इससे प्रभावित होगा और निर्णय इसके पक्ष में आएंगे, ऐसा सोचने से पहले उस प्रोसेस को, उन व्यक्तियों का ख्याल करना चाहिए जो इस निर्णय को लेने वाले हैं और साथ ही आपके पिछले कर्मों को और इन निर्णायक लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे, इसे थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम के लिए और भी आधा दर्जन नाम हवा में उड़ रहे हैं, पर उन नामों के लिए इस तरह का कोई प्रायोजित माहौल नहीं बनाया जा रहा है। इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो इस चुनाव से पहले पिछले 10 साल में कई बार खुलकर सामने आए और वो मैडम के सीएम रहते मैडम को रिप्लेस करने के लिए उतारे गए थे, ओम माथुर और गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन इनके समर्थक और ये खुद भी हर जगह शांत नजर आए। भविष्य के गर्भ में जो छिपा है उसके लिए अनुमान लगाकर परिस्थितियों में बदलाव का प्रयास शास्त्रों की दृष्टि से पाप की श्रेणी में आता है। इस पाप में बाबा किरोड़ी निर्दोष हैं। मैडम ने यह पाप कर दिया है और अब बाबा बालकनाथ को लेकर संशय है कि उन्होंने यह पाप किया है या यूं ही उनके नाम पर इस पाप को किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।